आज के मार्केट में सब कुछ था, सस्पेंस, सरप्राइज और सॉलिड ड्रामा। इंडाइसेस तो वॉलेटाइल रहे, लेकिन असली एक्शन था हेडलाइंस के नीचे। टाटा का वो गोल्डन चाइल्ड ट्रेंट जो हर डिप पे बाय होता था, आज 10% से ज्यादा गिर गया। और सेबी ने लिया एक पावर मूव, यूएस ट्रेडिंग जायंट जेन स्ट्रीट को इंडियन मार्केट से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन क्या है पूरी कहानी? ऊपर से डिफेंस सेक्टर में आई 1 लाख करोड़ की मेगा अपग्रेड लिस्ट। फूड सेक्टर भी गर्म है। देवयानी और सफायर की पॉसिबल मर्जर की खबर ने मार्केट में छेड़ दिया एक नया ट्विस्ट। और Q1 अपडेट से लेकर सेक्टर शिफ्ट्स, हर एंगल का ब्रेकडाउन मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। मार्केट का मजा लेने के लिए फुल्ली लोडेड रहना जरूरी है। ट्रेंट स्टॉक डाउन ओवर 7% फॉलोइंग AGM। ट्रेंट लिमिटेड के शेयर्स में सुबह के ट्रेड में 7% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जब कंपनी ने अपना Q1 FY26 बिजनेस अपडेट और रीसेंट AGM की हाइलाइट्स मार्केट के साथ शेयर की। मैनेजमेंट ने अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी को लेके कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन Q1 के नंबर से ये साफ हुआ कि ग्रोथ का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हुआ है, खासकर स्टोर एक्सपेंशन और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ में। ये सब एक बहुत स्ट्रॉन्ग FY25 के बाद आया है। ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है जो मेनली अपने फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स वेस्टसाइड और ज़ूडियो के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कंपनी ग्रोसरी रिटेल सेगमेंट में स्टार बाजार ऑपरेट करती है और इंडिया में ज़ारा और मैसिमो डूटी के जॉइंट वेंचर्स में भी स्टेक रखती है। कंपनी का फोकस एक प्राइवेट लेबल कंज्यूमर बिजनेस बनने पर है, जहां फैशनेबल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को डायरेक्टली मिलते हैं। Q1 FY26 में ट्रेंट का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 5061 करोड़ रहा, जो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। दिस ग्रोथ वाज स्लोअर देन द ग्रोथ रिपोर्टेड इन Q4 FY25 as well as Trent's long-term revenue growth of 29% year on year and 35% CAGR respectively. Q1 FY26 में सिर्फ एक वेस्ट साइड स्टोर और 11 ज़ूडियो स्टोर ओपन हुए, जबकि Q4 FY25 में 10 वेस्ट साइड स्टोर और 130 ज़ूडियो स्टोर्स ऐड किए गए थे। ज़ूडियो ट्रेंड का एक हाई ग्रोथ इंजन है। उसमें एक्सपेंशन का ये स्लोडाउन दिखाता है कि कंपनी ज़्यादा कॉशियसली आगे बढ़ रही है। शायद कंज्यूमर डिमांड थोड़ी सॉफ्ट है और मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया है। AGM के दौरान चेयरमैन नोएल टाटा और CEO P वेंकटेशलू ने कंपनी के लॉन्ग टर्म फोकस को दोबारा अंडरलाइन किया। उनका कहना था कि ट्रेंट आगे चलकर ब्यूटी, होम और इनोवेयर जैसे लाइफस्टाइल कैटेगरीज में और एक्सपैंड करेगा, अपने ओन्ड ब्रांड्स और नए स्टोर फॉर्मेट के थ्रू ग्रोथ ड्राइव करेगा और एक शार्पर ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी पर काम करेगा, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स को बेटर इंटीग्रेट किया जा सके। कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन Q1 FY26 के नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि FY25 जैसे हाई ग्रोथ फेज के बाद अब थोड़ा स्लोडाउन हो रहा है। स्टोर एडिशंस स्लो हुए हैं और डिमांड एनवायरनमेंट भी पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले क्वार्टर्स क्रिटिकल होंगे, ये देखने के लिए कि क्या ये टेम्पररी पॉज है या एक न्यू नॉर्मल तैयार हो रहा है। इंडिया के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यूएस बेस्ड ट्रेडिंग जायंट जेन स्ट्रीट को इंडियन मार्केट्स में टेम्पररी बैन कर दिया है। पर क्यों? सेबी के फाइंडिंग्स के मुताबिक जेन स्ट्रीट ग्रुप के पास एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग करने का एक सेट प्लेबुक था, खासकर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कंपनी ने 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच 43,289 करोड़ का मुनाफा कमाया। ये पहली बार नहीं है जब जेन स्ट्रीट स्पॉटलाइट में आया हो। असल में सेबी अप्रैल 2024 से ही जेन स्ट्रीट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जब ये एलिगेशंस सामने आए कि फर्म अपनी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का मिसयूज कर रहा था। सेबी का ये कहना है कि जेन स्ट्रीट ने 17 जनवरी 2024 और 14 एक्सपायरी डेज पर कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो की। सुबह सुबह एक्सपायरी के दिन ये लोग बैंक निफ्टी के स्टॉक्स या फ्यूचर्स को एग्रेसिवली खरीदते थे, साथ ही बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शंस को शॉर्ट कर देते थे। दोपहर में ये वही बैंक निफ्टी स्टॉक्स या फ्यूचर्स को एग्रेसिवली बेचना चालू करते थे, और जब तक उनकी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशंस सबसे ज़्यादा होती थी,
तब तक मार्केट सॉफ्ट हो जाता था और उनको बड़ा प्रॉफिट मिलता। इसके अलावा जेन स्ट्रीट एक और स्ट्रैटेजी यूज कर रहा था, स्पेशली एक्सपायरी के दिन आखिरी 2 घंटों में। ये लोग बैंक निफ्टी के स्टॉक्स फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को एग्रेसिवली बेचते थे। साथ ही बैंक निफ्टी ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशंस बना लेते थे। मार्केट जब भी क्लोज होने लगता तो बैंक निफ्टी हल्का सा गिरता था और उनकी शॉर्ट पोजीशंस से बड़ा प्रॉफिट बुक होता। इसके अलावा जेन स्ट्रीट ने निफ्टी 50 स्टॉक फ्यूचर्स को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। सेबी का इन सब स्ट्रैटेजीज पर कहना है कि ये नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं थी, ये डेलिबरेट मार्केट मैनिपुलेशन थी, जिसमें ट्रेडर ने खुद मार्केट मूव करवाया और उससे प्रॉफिट ले लिया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन तब तक जेन स्ट्रीट को 4,843 करोड़ एस्क्रो अकाउंट में जमा करने को कहा गया है। जेन स्ट्रीट की न्यूज के बाद बीएसई का शेयर प्राइस करीब 5% तक इंट्राडे गिर गया। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेबी का ये एक्शन एफएनओ वॉल्यूम्स को और नीचे ला सकता है। वैसे भी एफएनओ सेगमेंट में वोलेटिलिटी कम करने के लिए सेबी ने खुद ने कुछ मेजर्स लिए हैं, गिवन दैट 90% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स एफएनओ ट्रेडिंग में पैसा खो देते हैं। लेकिन नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से केवल 4% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम एफपीआई के थ्रू जनरेट होता है, जिसमें लगभग 300 एक्टिव एफपीआईज इंक्लूडेड है। बीएसई के अलावा अदर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स लाइक सीडीएसएल, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट एंड एंजल वन भी प्रेशर में दिख रहे हैं। भारत की रक्षा शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 1.05 लाख करोड़ के 10 बड़े देसी डिफेंस प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस न्यूज के बाद दलाल स्ट्रीट पे डिफेंस स्टॉक्स ने लिटरली मार्च करना शुरू कर दिया है। देश में ही बने कुछ नए हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स को आर्म्ड फोर्सेस के लिए अप्रूव किया गया है, जिससे कॉम्बैट रेडीनेस और टैक्टिकल एज दोनों बढ़ेगा। ये सिस्टम्स है आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, बैटलफील्ड में टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स की रिकवरी और मेंटेनेंस में मदद के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में एज देने के लिए, इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच सप्लाई चेन को सीमलेस और एफिशिएंट बनाने के लिए, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयर अटैक से प्रोटेक्शन और एयर डिफेंस सिस्टम्स को और मजबूत बनाने के लिए। लैंड और एयर डिफेंस के अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कुछ ऐसे प्रोक्योरमेंट्स भी अप्रूव किए जो भारत की मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बनाएगा। मूड माइंस कोस्ट के पास फिक्स किए जाएंगे एनिमी शिप्स को रोकने के लिए। माइन काउंटर वेसल्स समुद्र के माइंस ढूंढने और हटाने के लिए। सुपर रैपिड गन्स शिप्स पर हाई स्पीड गन्स जल्दी और पावरफुल फायरिंग के लिए। सबमर्सिबल ड्रोन्स पानी के नीचे जाने वाले ड्राइवरलेस व्हीकल्स, सीक्रेट मिशंस और दुश्मन की एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए। ये सारे प्रोजेक्ट्स बाय कैटेगरी में है जो आत्मनिर्भर भारत मिशन को सपोर्ट करते हैं। इनसे देसी डिफेंस इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, हाई वैल्यू जॉब्स बनेगी और पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के बीच पार्टनरशिप्स भी बढ़ेगी। ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रहे हैं और इंडिया भी अपनी मिलिट्री रेडीनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। देसी मैन्युफैक्चरिंग का जोरदार पुश, ड्रोन्स और स्मार्ट एम्यूनिशंस जैसे हाई टेक एरियाज में इंटरेस्ट और डीआरडीओ लिंक्ड कंपनीज का स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, सब कुछ डिफेंस सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सिग्नल दे रहा है। अब जो भी कंपनीज डीआरडीओ इकोसिस्टम और मेक इन इंडिया मिशन से क्लोज है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया है। इंडिया के क्यूएसआर सेक्टर में एक मेगा मर्जर की पॉसिबिलिटी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स, जो दोनों यम ब्रांड्स ग्लोबल ओनर ऑफ केएफसी एंड पिज्जा हट के इंडियन फ्रेंचाइजेस है, एक पोटेंशियल मर्जर के डिस्कशंस में है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये दोनों मिलके इंडिया में क्यूएसआर सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन सकते हैं। दोनों यम के सबसे बड़े रीजनल फ्रेंचाइजेस है और इनके ऑपरेशंस का कंसोलिडेशन एक स्ट्रॉन्गर यूनिफाइड एंटिटी क्रिएट करेगा जो इंडिया और श्रीलंका में केएफसी और पिज्जा हट का एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन लीड करेगा। हालांकि डील का फाइनल स्ट्रक्चर अभी अनाउंस नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 1:3 शेयर स्वैप रेशियो प्रपोज किया गया है। इसका मतलब सफायर के इन्वेस्टर्स को हर 3 शेयर्स के बदले एक दिव्यानी का शेयर मिलेगा। ये न्यूज आते ही मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। सफायर फूड्स के शेयर 9% तक ऊपर गए, जबकि देवयानी इंटरनेशनल ने भी 4% की रैली दिखाई।
To understand the deal's significance, let's look at the two companies. Devyani International Limited (DIL). DIL है यम ब्रांड्स का मास्टर फ्रेंचाइज जो KFC और पिज्जा हट को ऑपरेट करता है मेनली नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ। इसके अलावा DIL के पास कोस्टा कॉफी के राइट्स भी है। सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड। सफायर भी यम का एक मेजर फ्रेंचाइज है, लेकिन इसका फोकस मेनली साउथ और वेस्ट इंडिया पर रहा, जहां ये KFC और पिज्जा हट ऑपरेट करता है। साथ ही सफायर श्रीलंका में टैको बेल स्टोर्स भी चलाता है, जिससे इसका रीजनल प्ले और डाइवर्सिफाई हो जाता है। दोनों कंपनीज यम ब्रांड्स के सबसे बड़े फ्रेंचाइज पार्टनर्स है इंडिया में, और अगर ये मर्जर होता है तो इनके ऑपरेशंस एक ही छत के नीचे कंसोलिडेट हो जाएंगे, जिससे एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड QSR पावर हाउस तैयार होगा। ये मर्जर का प्रपोजल एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब इंडियन QSR इंडस्ट्री स्लोडाउन से गुजर रही है। सेक्टर को कंजम्पशन स्लोडाउन का इम्पैक्ट क्लियरली महसूस हो रहा है। खासकर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे ईटिंग आउट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। देवयानी और सफायर दोनों ने FY25 में अपने कोर इंडिया बिजनेस में वीक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया, जो ओवरऑल सेक्टर प्रेशर को भी हाईलाइट करता है। जब पूरा QSR सेक्टर प्रेशर में हो तो एक कंबाइंड एंटिटी बनाना और भी स्ट्रैटेजिक लगता है। मर्जर से स्केल और एफिशिएंसी का फायदा मिलेगा, जिससे ये जॉइंट कंपनी डिमांड स्लोडाउन का इम्पैक्ट बेटर हैंडल कर सकती है और लॉन्ग टर्म में भी और स्ट्रॉन्ग बन के उभर सकती है। देवयानी और सफायर के बीच प्रपोज्ड मर्जर इंडिया के QSR सेक्टर में एक बड़ा शिफ्ट ला सकता है। शॉर्ट टर्म में चाहे इंडस्ट्री हेडविंड्स हो, लेकिन ये कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी वैल्यू अनलॉक कर सकता है, थैंक्स टू मल्टीपल सिनर्जीज, ऑपरेशनल सिनर्जीज, कॉस्ट सेविंग और बैकएंड एफिशिएंसी, पैन इंडिया कंसोलिडेशन, रीजनल ओवरलैप हटा के एक नेशनल प्लेयर, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट विद यम, एक सिंगल पार्टनर जो डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाई करे, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंशन कैपेबिलिटी। लेकिन सक्सेस काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जैसे डील स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और मर्जर के बाद की एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। अगर सब कुछ स्मूथली इंप्लीमेंट होता है तो ये मर्ज कंपनी इंडिया के कंजम्पशन ड्रिवन QSR मार्केट में एक डोमिनेंट हाई ग्रोथ प्लेयर बन सकती है। Now let us move on to some important Q1 FY26 business updates from a few prominent companies. Q1 FY26 में HDFC बैंक ने ग्रॉस एडवांसेस में डिसेंट ग्रोथ दिखाई है और टोटल डिपॉजिट्स भी अच्छे पेस से बढ़े हैं, लेकिन कासा डिपॉजिट्स में थोड़ी सी सॉफ्टनिंग देखने को मिली। एंजल वन ने टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स में अच्छा ग्रोथ दिखाया है, पर क्लाइंट एक्विजिशन में गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते ओवरऑल मार्केट शेयर भी ड्रॉप हुए हैं। आज इसीलिए स्टॉक पर भी प्रेशर देखने को मिला। Q1 FY26 AUM ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, न्यू लोन एडिशन और कस्टमर फ्रेंचाइजी एडिशन भी अच्छे रहे। इसी के चलते बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस आज ऊपर ट्रेड किया। मैरिको ने Q1 FY26 में लो 20s का स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसमें डोमेस्टिक वॉल्यूम्स मल्टी क्वार्टर हाई पर रहे और इंटरनेशनल बिजनेसेस भी अच्छा परफॉर्म किया। रूरल डिमांड रिकवरी और अर्बन स्टेबिलिटी ने सफोला ऑयल्स और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल जैसे की सेगमेंट्स को बूस्ट दिया, लेकिन कोपरा के राइजिंग कॉस्ट ने मार्जिन्स को प्रेशर में डाला, जिसकी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ मॉडेस्ट ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रही है। डेली मार्केट अपडेट। इंडियन इंडाइसेस फिर से फ्लैट खुले, जबकि ग्लोबल मार्केट्स में तेजी थी। स्ट्रॉन्ग US जॉब्स डेटा के बाद जो लेबर मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। FIIs चौथे दिन तक लगातार नेट सेलर्स रहे, जबकि DIIs ने चौथे दिन भी खरीदारी जारी रखी। जुलाई में अब तक FIIs ने 1188 करोड़ की इक्विटी खरीदे है। रुपी ने डॉलर बेचने और US इंडिया ट्रेड्स के होप्स में एक महीने के हाईएस्ट लेवल को छुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग US जॉब्स डेटा के चलते 85.39 पर डॉलर 8 पैसे कमजोर खुला। स्ट्रॉन्ग US पेरोल डेटा के बाद भी सोना अपनी जगह बनाए रखा है। US टैरिफ अनसर्टेनिटी और OPEC प्लस के वीकेंड में आउटपुट बढ़ने की उम्मीद के चलते ऑयल के दाम गिर गए। दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.